नमस्ते दोस्तों, मैं कनिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल अपकमिंग फिज़िक्स शिक्षक पर। हमने जो फिज़िक्स के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम एक फ़िज़िक्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है बेसिकली। लेकिन इसमें हम क्या पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। आई होप आपको विजिबल होगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इस दो कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि हीट आपको पता होनी चाहिए, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा है मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर का जो नेचर होता है वो मॉलिक्यूलर होता है, मतलब वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है नेचर के अंदर। अब आपके पास जो हीट एनर्जी होती है, आप किसी भी चीज़ को हीट एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, उस जो मोशन होंगे अब आपके मॉलिक्यूल्स के, मतलब आपने मान लीजिए मैटर को हीट दिया। अगर आप किसी मैटर को हीट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो मोशन में आ जाएंगे। अब अगर आपने एनर्जी प्रोवाइड की है, इसका मतलब आपने एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड की है। अगर आपने इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दी तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो यही इसमें पॉइंट बताया कि आपने किसी मॉलिक्यूल्स को जो है एनर्जी प्रोवाइड की तो काइनेटिक या फिर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की आपके क्या फीचर्स हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले आता है आपके पास कि हर सब्सटेंस जो होता है, हर एक सब्सटेंस के पास क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होंगे। सब्सटेंस एक बहुत मतलब लार्ज एंटिटी पे बात कर रहे हैं आप, लार्ज स्केल एंटिटी पे, उसके अंदर क्या होंगे, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं बहुत लार्ज नंबर के प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करते हैं इस मैटर की, तो जो मैटर होता है आपके पास में वो प्रॉपर्टीज़ अपने पास अटेन रखता है जो उसका पेरेंट सब्सटेंस होता है, जहाँ से वो निकल कर आया है। इसके बाद है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, आपके रैंडम मोशन में रहेंगे और वो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो आपके, अगर वो सारे ही डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़ उनके पास है। अब हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो एक डेफिनेटली होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसी डिस्टेंस पे। और अगर मान लीजिए आपके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस घटता जा रहा है, अगर डिक्रीज आप डिस्टेंस को करते जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इसके बाद आता है सिक्स पॉइंट में ये बताया गया है कि आपके पास जो है, अगर मॉलिक्यूल्स की मोशन हो रही है तो इसका मतलब उनके पास हीट एनर्जी जो है मैटर को दी गई है। तो 6 पॉइंट क्लैरिफाई कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं गैसेस की। गैसेस के केसेस में क्या होता है हमारे पास, देखिए गैसेस में क्या होता है, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अगर वो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में अब कम हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस जो है बहुत दूर हो गया है। अब ये इसके ऊपर फोर्स कम लगा पाएगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसका मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जो होगी वो सारी की सारी अब कैसी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो गई हमारे पास। तो इसका मतलब अब जो हीट एनर्जी है हमारे पास वो मोस्टली क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब बात करते हैं सॉलिड्स की। सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, मतलब वो इतने उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो इसका मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तभी वो एक दूसरे के क्या है, क्लोजली पैक्ड है। अब कहते हैं हीट एनर्जी जो है इस केस के अंदर या तो पार्शली काइनेटिक एनर्जी होगी या पार्शली पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है उसने जनरल प्रॉपर्टीज़ को, चाहे वो सॉलिड की है, चाहे लिक्विड की है, चाहे गैसेस की है, उन सबको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है। तो आप इन पॉइंट से ये सारा कंक्लूड कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा मेन चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके अंदर क्या होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा मॉलिक्यूलर मोशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मॉलिक्यूल्स की मोशन कैसी है। ये सारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम इसी बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट ही यही है हमारा। अब बात करते हैं इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। तो सबसे पहला पोस्टुलेट है कि जो गैसेज हैं हमारे वो मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। बिल्कुल, गैसेज के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अगर आप मान लीजिए एक गैस की बात करते हैं तो एक गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे एक जैसे दिखाई देंगे। और अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। थर्ड पॉइंट है कि मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ लिया गया है वो पॉइंट साइज़ लिया गया है। पॉइंट साइज़ का क्या मतलब होता है कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ कि इन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। और
ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्मॉल इन साइज़ होंगे एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स का आप साइज़ देखोगे वो बहुत छोटे लगेंगे आपको अगर आप उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस देखोगे उसके कंपैरिजन में। फोर्थ पॉइंट है कि मॉलिक्यूल्स जो है हमारी गैस के वो परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स होते हैं ऑफ नेग्लिजिबल साइज़। बिल्कुल हमने मॉलिक्यूल्स का साइज़ नेग्लिजिबल माना हुआ है इस पूरे पोस्टुलेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, और जो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, ठीक है, इनमें जो कोलिजन्स होते हैं वो इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं। ये आपको आगे बताया भी गया है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट रैंडम मोशन होगी आपके मॉलिक्यूल्स की, उनके पास जो वेलोसिटी होती है वो सभी डायरेक्शंस में होती है, ठीक है। कांस्टेंट रैंडम मोशन है और जो वेलोसिटीज़ हैं वो क्या है हमारी सभी ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो से इनफाइनाइट कितनी भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें उनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है, ठीक है, अगर कोलिजन उन दोनों के बीच में हो रहा है तो इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर। देखिए अब कोलिजन हो कहाँ कहाँ रहा है, एक तो मॉलिक्यूल्स जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक तो उनके बीच में होगा, एक जो कंटेनर जिसमें आपने वो गैस रखी हुई है उसके जो कंटेनर और जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में होगा, ठीक है। तो वॉल्स ऑफ कंटेनर के बीच में और मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स लगेगी या कोलिजन होगा, और एक क्या है उन मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में एक कोलिजन होगा, ठीक है। अब कोलिजन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए कोलिजन्स हमारे क्या होते हैं ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होते हैं। मतलब इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, देखिए अब देखिए अब ये कहते हैं कि जो हमारे कोलिजन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होते हैं। इंस्टेंटेनियस पॉइंट से क्या मतलब है कि आपका अगर जो टाइम है एक कोलिजन का, मान लीजिए आप एक टाइम चेक कर रहे हैं जिसमें आपका कोलिजन हुआ है, ठीक है, और एक टाइम आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल ने जो है एक फ्री पाथ को ट्रेवल किया है, तो जो उसका कोलिजन का टाइम होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा एज़ कम्पेयर टू द पाथ ट्रेवल बाय द एज़ कम्पेयर टू द टाइम वी आर मेजरिंग फॉर द पाथ ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलिजन्स जो होते हैं वो इंस्टेंटेनियस होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो टाइम होता है आपका एक कोलिजन जो आपका अभी अक्कर हुआ है उसका अगर आप टाइम देख रहे हैं और एक मॉलिक्यूल ने जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्री पाथ को, आप उसका टाइम देख रहे हैं, तो जो कोलिजन वाला टाइम होगा वो नेग्लिजिबल होगा एज़ कम्पेयर टू द लेटर केस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। अब हम बात करते हैं नाइन्थ पॉइंट में। देखिए नाइन्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोई भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे पर नहीं लगाते, ठीक है। तो वो एक दूसरे पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट नहीं करते हैं। जितने भी मॉलिक्यूलर एनर्जी है अब वो सारी की सारी किस में स्टोर हो जाएगी, काइनेटिक फॉर्म के अंदर, क्योंकि उनके पास मोशन रहेगी, ठीक है। अब जो टेंथ पोस्टुलेट है वो कहता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है हमारे पास, अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे एनीवेयर इन द कंटेनर। मान लीजिए आपके पास में ये कोई भी गैस कंटेनर है, ठीक है, इस गैस कंटेनर में यहाँ पे आप ये आपके पास गैस फिल्ड है। अब एक मीटर क्यूब की बात करें तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। चाहे आप किस कंटेनर में कहीं पे भी दिख लीजिए, यहाँ भी नंबर फिक्स रहेगा, यहाँ भी 1 मीटर क्यूब के अंदर जो है वॉल्यूम के अंदर क्या रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये 10 पोस्टुलेट्स है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल अब हम बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस की। अब आपकी गैस ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है, अब वो प्रेशर कहाँ एक्सर्ट हो रहा है, कितना एक्सर्ट हो रहा है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे गैस के वो स्ट्राइक करते हैं अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल। मतलब एक तो वेसल के जो वॉल्स हैं उसके साथ स्ट्राइक करेंगे और वो क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे उस वॉल के ऊपर। अब ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। उन मॉलिक्यूल्स ने उस वेसल के ऊपर पर यूनिट एरिया कितना फोर्स अप्लाई किया है वही हमारा प्रेशर कहलाता है। अगर हम जनरल बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो होता है। तो अब ये प्रेशर एक्सर्ट कौन कर रहा है, गैस एक्सर्ट कर रही है, और फोर्स लगा कहाँ रही है, वेसल के जो कंटेनर की जो वॉल्स हैं उसके ऊपर, और एरिया पर यूनिट एरिया हम बात करते हैं। तो वो जो फार्मूला आता है मैंने डायरेक्ट ही कैलकुलेट करके लिख दिया है यहाँ पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, m/3v इंटू CRMS का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे m हमारे पास जो है वो मास ऑफ द गैस है, मास ऑफ गैस हमने लिया है, CRMS हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल्स की। अच्छा आप देखिए अब सिर्फ आपको लिखना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के अंदर क्या होती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर किसका करेंगे, स्पीड का स्क्वायर करेंगे, तो हमने वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया और सबको ऐड कर दिया। अब उसका क्या लेना है, मीन लेना है। मीन लेने का क्या मतलब होता है, स्क्वायर करके जितने भी टर्म्स है उससे डिवाइड कराना। तो ये हमने मीन ले लिया और लास्ट में हमें क्या लेना है, रूट लेना है, तो हमने रूट ले लिया। तो ये क्या कहलाती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहलाती है।
अगर आपको प्रेशर को डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है, गैस की डेंसिटी के टर्म्स में, तो हम कैसे लिखते हैं, वो आता है हमारे पास 1/3 रो CRMS का स्क्वायर। अब ये कैसे आया टर्म हमारे पास, देखिए जो आपने P इक्वल्स टू 1/3 M/V CRMS का स्क्वायर लिखा था, वहाँ से जो M/V है वो आपका रो कहलाता है, मतलब वही डेंसिटी है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो रो है हमारे पास वो डेंसिटी है गैस की। अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखना है तो ये भी एक तरीके से डिराइव करना होता है, पर मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया जो आपके लिए यूज़फुल है। तो यहाँ आता है 2/3 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी है कैसी, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ऑफ द गैस, और वॉल्यूम किसका है, गैस का। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये हमारी प्रेशर जो है वो किसके टर्म्स में लिख दिया हमने, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, जो कि क्या है 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास काइनेटिक एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब आपको काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, आपको एक रिलेशन निकाल कर लेकर आना है जो आपका एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में एक तरीका रिलेशन सेटअप करेगा। आपने अभी पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है हमारे पास 1/3 रो C स्क्वायर होता है। यहाँ हमने रो को फिर से मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख दिया, और यहाँ से क्या किया, इस वी को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ से पी वी इक्वल्स टू 1/3 MC स्क्वायर हो जाएगा। अब आप अच्छे से जानते हैं कि पी वी जो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से पी वी इक्वल्स टू RT होता है। यहाँ से हमने इसको RT के इक्विवेलेंट रख दिया। अच्छा ये देखिए, ये जो मास है हमारे गैस मॉलिक्यूल्स का, वो हम कैसे लिख सकते हैं, M/N की फॉर्म में, मास ऑफ सिंगल और जितने नंबर है मॉलिक्यूल्स का वो, ठीक है, इंटू C स्क्वायर इक्वल्स टू RT के बराबर हो गया। अब 1/3 MC स्क्वायर जो है, यहाँ से R/N आप करेंगे तो वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाएगा, यहाँ KB लिख सकते हैं आप। ठीक है, KB इंटू T हो जाएगा। तो यहाँ से MC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 3KT के बराबर आ गई। अगर मैं दोनों तरफ 1/2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये कितना होगा, हाफ MC स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 KT हो गया। फिर K इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ हमारे पास क्या आया, जो एवरेज एनर्जी है पर मॉलिक्यूल की गैस के, वो हमेशा किसके इक्वल होती है, हाफ KT के। तो यहीं से हमें जो है ये हमारा क्या है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एक तरीके से। आगे देखिए इसमें क्या है, ये क्या चीज़ दिखाई दी, जो मतलब हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वो एक तो मास के इंडिपेंडेंट आ रही है और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो यही फैक्टर हमें मिला कि हाफ MC स्क्वायर जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और यहाँ से C जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है हमारी, वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आ रही है हमारे पास। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका T ज़ीरो हो जाता है तो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है किसकी, गैस मॉलिक्यूल्स की है, तो वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं RMS वेलोसिटी की, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। तो C हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो 3RT/m आता है। मैंने डायरेक्ट फार्मूलाज लिखे हैं जो आपके क्वेश्चन में यूज़ होंगे, क्योंकि डेरिवेशन आपको वहाँ नहीं करनी है, आपको सिर्फ फार्मूलाज पता होने चाहिए, और आप ताकि क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें इसके लिए। तो यहाँ है 3RT/m हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो m है हमारे पास, ये मास है हमारे पास एक, ये पूरी गैस का मास है मोलिक्यूल्स का, लेकिन हमें तो एक के लिए बात करनी है, तो n से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब एवोगैड्रो नंबर को अगर हम एक मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारे पास टोटल मास दे देता है। अब यहाँ से अगर हम डेंसिटी और प्रेशर के टर्म्स में लिखें तो 3P/ρ आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 3RT, क्योंकि PV इक्वल्स टू RT होता है, तो PV से मल्टीप्लाई कराएंगे, इस तरीके के टर्म बनाएंगे तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा 3KT/m करके अंडर रूट के अंदर। क्लियर, यहाँ से हमारे पास कुछ गैस लॉज होते हैं। गैस लॉज आपने पढ़े भी हुए हैं, जैसे 11th में केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं गैस लॉज। ये आते हैं आपके बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तब क्या होता है। तो अब अगर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आता है जो आपने प्रेशर यहाँ लिखा था, देखिए सबसे पहले आपने प्रेशर लिखा 1/3 M/V इंटू C स्क्वायर, ये आपके गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड है, या ये दोनों चीज़ें जो है मास और वॉल्यूम आपकी गैस का है। PV इक्वल्स टू क्या है, 1/3 MC स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से जो C स्क्वायर है हमारे पास वो किसके प्रोपोर्शनल है, T के। ये हमने यहाँ से डायरेक्टली जो है वो हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन जब टेम्परेचर का किया था तो उसमें ऑब्जर्व भी किया था। तो यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, C स्क्वायर इंटू T आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, आपको ये पता है कि C स्क्वायर और T, अगर मान लीजिए अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाता है, अगर ये T कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब C कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट होने का मतलब है कि PV हमारा क्या हो गया, अगर ये कांस्टेंट है तो पूरा का पूरा PV वाला फैक्टर कांस्टेंट हो गया, तो PV भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V आ गया, जो कि बॉयल्स लॉ होता है। यानी कि जब आपने T को कांस्टेंट किया तो P किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया, V के। तो यही आपका क्या है, बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ सभी जानते हैं, जहाँ पर वॉल्यूम क्या, आपका प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। आगे था रेग्नॉल्ड्स लॉ, इसमें क्या होता है कि आपके पास V कांस्टेंट रहता है,
और प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, आइडियल या परफेक्ट गैस इक्वेशन कोई पूछे तो पी वी इक्वल्स टू आर टी के बराबर है। ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए, एक ही मोल है यहाँ पर ये किसके लिए है, 1 मोल ऑफ गैस के लिए। अगर n होंगे तो n से हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवोगैड्रो लॉ की। एवोगैड्रोस लॉ के अंदर क्या होता है, देखिए हमारे पास अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये आपका लॉ है जहाँ पे क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर जो है हमारे पास क्या होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। मतलब n1 इक्वल्स टू n2 रहेगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, आपने वॉल्यूम को सेम रख दिया अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर दोनों सिमिलर हैं तो उसमें क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये आपका एवोगैड्रो लॉ है। नेक्स्ट है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न से रिलेटेड है ये। इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है हमारे पास दो गैसेस का एट गिवन प्रेशर, किसी भी गिवन प्रेशर पे, ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा उसका अगर मैं रेशियो ले लेती हूँ R1/R2, दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज़। तो आप उन डेंसिटीज़ का स्क्वायर रूट कर दीजिए, वो उसके क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है। ये है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। एवोगैड्रो लॉ में क्या होता है, आपके सिमिलर कंडीशंस होती है टेम्परेचर और प्रेशर की, और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल रहते हैं एवोगैड्रो लॉ में। यहाँ पर जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है किन्हीं भी दो गैसेस का, वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज़, देयर डेंसिटीज़ की। लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपका प्रेशर जो है वो गिवन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीन फ्री पाथ की। मीन फ्री पाथ के अंदर हमारे पास क्या आता है, मीन फ्री पाथ होता है एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। कोई भी दो सक्सेसिव कोलिजन्स होंगे, कितना उसने एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किया मॉलिक्यूल ने आपके। इसमें भी कुछ अजम्पशंस ली गई थी। वो अजम्पशंस क्या क्या है, देखिए। पहली अजम्पशन है कि जहाँ आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, एक्सेप्ट द मॉलिक्यूल अंडर कंसिड्रेशन, जिस पे आप स्टडी कर रहे हो, जिस मॉलिक्यूल की आप स्टडी कर रहे हो, उस मॉलिक्यूल को छोड़ के बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब रेस्ट पे माने गए हैं। दूसरा क्या है कि जो मॉलिक्यूल है जिसका डायमीटर d है, ठीक है, अगर एक कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स इज डी। मतलब अब अगर आप कोलिजन की बात करते हो तब होगा जब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो जाए, उस डायमीटर के इक्विवेलेंट हो जाए, ठीक है। तो सेंटर्स अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूल्स के सेंटर्स की, तो वो सेंटर टू सेंटर अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्टेंस कितना आना चाहिए, डी आना चाहिए, ठीक है। तो कोलिजन तभी वहाँ पर क्या होगा, पॉसिबल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीन फ्री पाथ की। देखिए मीन फ्री पाथ जो है वो लैम्डा से रिप्रेजेंट होता है। ये होता क्या है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, आपने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स फॉर सेकेंड, कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हुए। तो ये जो लेंथ है हम वो सी से देते हैं। बेसिकली एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, हम लोग इसकी जो लेंथ लेते हैं वो सी ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी डेरिवेशन आती है और ड्राइव करके जो फॉर्मूला आता है वो यही आता है, सी अपॉन में पाई डी स्क्वायर सी इंटू एन हो जाएगा। अब यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1/πd² इंटू एन, वे डी इज़ द डायमीटर एंड एन इज़ द, देखिए अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू एन कर दीजिए। जितना वॉल्यूम है उसको एन से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये कैपिटल एन आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने जो πd² है हमने इसको नाम दिया सिग्मा। सिग्मा हमारा होता है कोलिजन का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लेशियस ऑन एज्यूमिंग दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब क्लेशियस ने इसके अंदर जो है, अब दो और जो है साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखा, एक तरीके से इसको रिफॉर्म किया, इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई किया। तो क्लेशियस आया सबसे पहले, उसने एज्यूम किया कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी सारी ही पॉसिबल डायरेक्शंस में घूम रहे हैं, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना आया, क्लेशियस आया, उन्होंने क्या एज्यूम किया कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो उन्होंने जो लैम्डा दिया वो दिया 3/4πd² इंटू एन, ये फॉर्मूला दिया, जहाँ डी डायमीटर है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। फिर मैक्सवेल ने भी इस फॉर्मूले को इम्प्रूव किया। उसने अपना मॉलिक्यूलर जो है डिस्ट्रीब्यूशन, अपना उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड देखा एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मीन फ्री पाथ। तो उसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन लिया मॉलिक्यूलर स्पीड के लिए और उसने फिर फॉर्मूला डिराइव किया, जो हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 1/√2πd² इंटू एन हो जाएगा। एन जो है वो आपका बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, देखिए अब ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। वॉल्यूम आप अच्छे से जानते हैं, मास अपॉन में डेंसिटी होता है। अब ये जो डेंसिटी वाला फैक्टर है, ये एक तरीके से जब आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये रो ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मीन फ्री पाथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डेंसिटी के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लैम्डा पता होना चाहिए कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
नेक्स्ट अगर हम टेम्परेचर के टर्म्स में और प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू Kt अपॉन में √2 पाई डी स्क्वायर इंटू प्रेशर। ये प्रेशर हो गया, मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम बात करते हैं जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ है, उसमें हम लोग 3 तरीके की वेलोसिटीज़ देखते हैं। एक तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैसी होती है, एक एवरेज वेलोसिटी और एक हमारे पास में रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है या वेलोसिटी। तो वहाँ सबके फार्मूलाज अलग अलग आते हैं। जैसे मोस्ट प्रोबेबल का जो फार्मूला है वो है हमारे पास √2 RT अपॉन एम में होता है। रूट मीन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो √3 RT अपॉन एम होता है और जो आपका एवरेज होता है वो √8 RT अपॉन एम होता है। ये फॉर्मूलाज आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए क्योंकि आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूलाज यूज़ करने होते हैं न्यूमेरिकल में, और इनकी डेरिवेशन यहाँ पर हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो फार्मूलाज ही इंपॉर्टेंट है मेनली आपके लिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसमें है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखिए इस टॉपिक के अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है आइडियल गैस से लेकर चलते हैं और मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी जनरली कितनी होती है, हमारे पास हाफ KBT आती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, उनकी जब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो वो कितनी आती है, हाफ KBT आती है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल की पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब ये जो हाफ KBT है ये एक ही मॉलिक्यूल की है लेकिन पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, अगर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो वो हाफ KBT है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात करूँ तो मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ऊपर। तो यहाँ क्या होगा, मतलब इसका मतलब है कि एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब डिवाइडेड बाय एफ अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा हाफ KBT है। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात करूँगी तो इसका मतलब क्या है, मेरे को इस एफ को इस यहाँ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। वही चीज़ हमने यहाँ की है, F/2 KBT हो गया। अगर मैं एक मॉल की बात करती हूँ तो यहाँ क्या होगा, F/2 इंटू KB क्या होता है, आपका रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू एवोगेड्रो नंबर होता है। तो हमने उसी फॉर्म में लिख दिया, RANA इंटू KB हो जाएगा इंटू T। ठीक है, एक मोल के लिए अगर हम बात करें तो हमें एवोगेड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमने Na से मल्टीप्लाई कराया। अब ये Na इंटू KB क्या बन जाएगा, आपको पता है R अपॉन N क्या होता है, KB के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से N इंटू KB क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। तो हमने यहाँ RT लिख दिया। नेक्स्ट आता है, अगर मैं बात करूँ N मोल्स की, अगर N मोल्स की एक एनर्जी एक ही मोल की निकाली है, तो अगर आपको N मोल्स के लिए निकालना है तो N से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो N इंटू F/T इंटू RT हो जाएगा। ये जो है आपकी क्या, एक तरीके से ये इंटरनल एनर्जी है आपकी, यही सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बन के आया है। इसको हम लोग CV के अगर मैं फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप अच्छे से जानते हैं जो CV होता है वो du/dt के बराबर होता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो हमने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वो कितना हुआ, F/2 इंटू R हो जाएगा एस NCV∆T के बराबर। ठीक है, अब अगर आपको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालनी है, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर पे निकालने के लिए CV प्लस R होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, F/2 R प्लस R करेंगे और कितना हो जाएगा, F/2 प्लस 1 इंटू R हो जाएगा। ये CP का फॉर्मूला है। गामा होता है हमारे पास रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है हमारे पास वो कितनी आती है, 1+2/F CP/CV। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।